हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम थर्ड पार्ट, आखिरी जो पार्ट देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर चैप्टर 4 को, एग्जीक्यूटिव जो चैप्टर है आपका। तो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो लेक्चर है ये। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो लेक्चर इसके ऊपर, चैप्टर के ऊपर में कवर किया है। तो आज के चैप्टर में हम बेसिकली, आज के वीडियो में हम जो देखेंगे वो मैं आपको बता दूं। कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव मिनिस्टर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसको हम देखेंगे। और ब्यूरोक्रेसी जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव से कहा जाता है, तो इसका फीचर्स क्या है इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, इसको हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो अगर अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करें। और पिछला वीडियो भी आप जरूर देखें, चैप्टर 1, 2, 3 का और 4 का जो बाकी 2 पार्ट्स हैं उसको आप जरूर देखें। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे देश में आप जो हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। बेसिकली ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्राइम मिनिस्टर है सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन लोकसभा विच मेक्स पीएम वेरी पावरफुल। तो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट काफी पावरफुल होता है। ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट इन लोकसभा। और वो जो है हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ये डिसाइड करते हैं हु विल बी मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बेसिकली जो डिसीजन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन जो होता है कि भाई किनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या रैंक होगा, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होगा या मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक होगा, वो सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर बेसिकली डिसाइड करते हैं, रैंक और पोर्टफोलियोज। प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो बहुत जरूरी है कि आपको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा के आप मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो। अगर वो मेंबर नहीं है, जब वो मिनिस्टर बनाए जाते हैं, अगर वो मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको इलेक्ट होना होगा किसी भी। बेसिकली यही जैसे हमने कहा पहले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर बहुत बार होता है कि किसी एक नॉन मेंबर को, नॉन एमपी को मिनिस्टर बना दिया जाता है, बाद में उनका राज्यसभा से उनको चुनाव लड़ा के जिताया जाता है। काउंसिल मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट लिंक है, इंपॉर्टेंट कड़ी है, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना काउंसिल मिनिस्टर नहीं है। डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। तो अगर रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो ऑटोमेटिकली काउंसिल मिनिस्टर भी एक तरह से डिजॉल्व हो जाता है, और उनकी डेथ के कारण भी। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था कि, तो उस समय ये होता है कि मेजोरिटी पार्टी जो है, बेसिकली जो पार्टी जिसकी मेजोरिटी गवर्नमेंट में, लोकसभा में, वो किसी और को लीडर बना लेती है उसी समय में, और उनको फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर एक्ट इज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और यहाँ पे पार्लियामेंट के बीच में या प्रेसिडेंट के बीच में जो लिंक है वो पीएम है। पीएम क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी मैसेज है, जैसे प्रेसिडेंट के पास जो मैसेज देना है, पॉलिसी डिसीजन लेना है, तो वो सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर उनको ब्रीफ करते हैं, बताते हैं। पार्लियामेंट में भी बेसिकली क्योंकि वो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट है, पार्टी मेजोरिटी पार्टी है, तो वो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है बहुत बार प्राइम मिनिस्टर ही रखते हैं पार्लियामेंट में। ऑल क्रूशियल डिसीजन में गवर्नमेंट का जो पॉलिसी जो है वो कैबिनेट डिसाइड करता है। कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट कमिटीज के बेसिकली। चेयरमैन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और सारे मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड्स द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये पहले था डेवलपमेंट काउंसिल, अभी नहीं है ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नीति आयोग हो गया आपका, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, और भी बहुत सारे कमिटी काउंसिल्स के ये मेंबर होते हैं, सॉरी चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब हम बात करें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफी अलग करता है। ये क्या होता है बेसिकली कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा में। लोकसभा में उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मिनिस्ट्री लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इज ऑब्लाइज टू रिजाइन। तो अगर कोई मिनिस्ट्री, यानी एक मिनिस्ट्री नहीं रिजाइन करती है, बेसिकली पूरी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही रिजाइन करना पड़ता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट। तो ये इस प्रिंसिपल पे है कि कैबिनेट जो है एक बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है, और कॉन्सेप्ट मिनिस्टर, सारे कॉन्सेप्ट मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है किसी भी डिसीजन के लिए। इट इम्प्लाइज दैट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रिजिग्नेशन ऑफ द इंटायर कॉन्सेप्ट मिनिस्टर। तो वही उसे कहा कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है। एक मिनिस्टर जो सिंगल मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है लोकसभा में या किसी डिसीजन के लिए। कोई भी डिसीजन अगर होता है गवर्नमेंट का तो उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो फेलियर है या उसको उसके लिए कुछ जवाब देना है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उसके लिए सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। It also indicate that if minister does not agree with the policy or decision of the cabinet, he or she must either accept the decision or resign.
तो ये भी है, जैसे आप बहुत बार देखते भी होंगे, बहुत बार होता है कि जैसे कि है ना, फार्म लॉ के ऊपर में भी, फार्म बिल के ऊपर में भी एक मिनिस्टर ने एग्री नहीं किया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्योंकि आपको कैबिनेट का अगर कोई भी डिसीजन है, यू आर पार्ट ऑफ कैबिनेट, और अगर आपको डिसीजन कैबिनेट का मंजूर नहीं है तो आपको या तो डिसीजन को आपको मंजूर करना या एक्सेप्ट करना होगा, या आप उसको आप रिजाइन कर दें कैबिनेट से, मिनिस्टरशिप से, कौंसिल मिनिस्टर से। तो यही दो उपाय, यानी कि आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पॉलिसी के लिए, गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के लिए जिसको कैबिनेट या गवर्नमेंट लेके आती है, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करवाना है और आपको उसके सपोर्ट में ही रहना है। आप उसके अगेंस्ट में अगर हैं तो आपको रिजाइन करना हो कौंसिल मिनिस्टर से। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की है उसके लिए सारे के सारे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। द मिनिस्टर्स फॉल एंड स्टैंड टुगेदर। तो अगर मिनिस्ट्री को फॉल होती है तो सारे मिनिस्टर एक साथ ही रिजाइन करेंगे, कौंसिल मिनिस्टर रिजाइन होगा, रिजॉल्व होगा, या फिर सारे के सारे एक साथ ही खड़े होते हैं किसी भी पॉलिसी डिसीजन में। कोलिशन गवर्नमेंट आपने सुना होगा काफी बार। कोलिशन गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है कि सिंगल पार्टी की सरकार नहीं है मेजोरिटी में, दो तीन पार्टियों ने या मोर देन वन पार्टी ने एक मिनिमम प्रोग्राम एग्री करके वो उन्होंने सरकार को बनाया है। तो सिंस 1989 वी हैव विटनेस्ड मैनी कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। तो उसके बाद इसके पहले बेसिकली क्या था, कांग्रेस की सरकार बहुत बार आती थी, एक सिंगल पार्टी कांग्रेस की मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती थी, इस पार्टी के पास ही मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स होते थे लोकसभा में। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे कांग्रेस की उतनी मेजोरिटी नहीं आती थी, मेंबर्स नहीं चुन के आते थे, तो वो किसी दूसरी पार्टी के साथ सरकार बनाती थी, इसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इसकी एक समस्या क्या है कि कुड नॉट रिमेन इन पावर फॉर फुल टर्म्स। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डिफरेंट जो पार्टी जाती हैं तो उनका पार्टीज का आइडियल्स अलग होता है, उनका जो एस्पिरेशंस अलग होता है, उनका जो वोट बैंक है वो अलग है। तो वो बहुत बार जो होता है कोई डिसीजन लेने में या कोई कानून लेके आना है, कोई पॉलिसी लेके आना है, तो उसमें बहुत बार डिफरेंसेज हो जाते हैं डिफरेंट पार्टीज के अंदर में। तो इससे सरकार बहुत बार गिर जाती है, क्योंकि एक पार्टी अपना सपोर्ट अगर खींच लेगी तो सरकार मेजोरिटी में नहीं रहेगी और सरकार गिर जाएगी टर्म पूरा होने के पहले। These have affected the working of parliamentary executive। तो इससे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का फंक्शनिंग खराब हुआ है। कैसे? The development resulted in growing discretionary role of the president in the election of prime minister। तो ऐसा हमने देखा पिछले वीडियो में कि प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का। तो अगर किसी एक पार्टी के पास सरकार मेजोरिटी नहीं है, एक लीडर नहीं है जिसके पास सपोर्ट हो लोकसभा में, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो किसी एक को चुने, किसी एक को लीडर घोषित करे और उसको कहे कि आप लोकसभा में अपना बहुमत साबित करें। इस समय अगर किसी एक प्रेसिडेंट के पास चॉइस होता है कि किसी दूसरी किसी पार्टी के लीडर को कह सके कि वो आप सरकार चुने, सरकार फॉर्म करे और पार्लियामेंट लोकसभा में अपना मेजोरिटी घोषित करे। हैज एसोसिएटेड मच मोर कंसल्टेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर्स लीडिंग टू इरोजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे अगर किसी एक पार्टी की सरकार है, मेजोरिटी सरकार है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास फुल पावर है, वो डिसीजन लेता है। और क्योंकि एक ही पार्टी है तो बेसिकली ही इज द लीडर ऑफ पार्टी, ही इज द लीडर ऑफ गवर्नमेंट, तो उसकी डिसीजन सब मानते हैं और वो डिसीजन सारे लोग कॉन्स्टिट्यूट मिनिस्टर जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब डिफरेंट पार्टीज सरकार बनाती है मिलकर के, उसमें क्या होता है कि पार्टी का विजन अलग है, उनका वोट बैंक अलग है। तो एक बार प्राइम मिनिस्टर का जो कोई भी पॉलिसी लेके आने के पहले, कोई भी कानून बनाने के पहले अलग अलग पार्टियों से, उनके लीडर से कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो पॉलिसी को लेके आ पाती है, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है बहुत बार कम हो जाता है। क्योंकि अगर किसी दूसरे पार्टी ने, उनके जो पार्टी के हेड है, वो अगर उस चीज़ पे एग्री नहीं करते हैं तो बहुत बार प्राइम मिनिस्टर को उस पॉलिसी को ड्रॉप करना पड़ता है, उस कानून को ड्रॉप करना पड़ता है, उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। Restrictions on various prerogative of the prime ministers like choosing a ministers and decision on their rank and portfolio। तो ये तो आप देखा ही होगा कि अगर आप काउंसिल मिनिस्टर बना रहे हैं और डिफरेंट पार्टीज हैं आपके कोलिशन में, तो आपको हर पार्टी का एक मेंबर, आपको कैबिनेट का रैंक वो मांगते हैं, या फिर आपको कुछ उसको मिनिस्टरशिप देना पड़ता है। तो ये सारा कुछ इसमें क्या होता है कि आपको उस पार्टी के मेंबर में ही से किसी एक को चुनना है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास चॉइसेस जो हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। Even the policies and programs of the government cannot be decided by the prime minister alone due to political parties of different ideologies in coalition। जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत बार किसी भी पॉलिसी को लेकर आने के पहले, डिसीजन को लेकर, कानून को लाने के पहले, बिल को लाने के पहले अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी सरकार में, उनके लीडर से डिस्कस करना पड़ता है, ताकि उनके मिनिस्टर जो चीज़ को सपोर्ट कर सके लोकसभा में, और न उनकी जो बिल है वो पास हो सके। प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक्ट मोर एज ए निगोशिएटर देन द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बहुत एक बार निगोशिएटर का काम करना पड़ता है इनको, अलग अलग पार्टियों से लीडर से निगोशिएट करना पड़ता है, भाई ये हम बिल लेके आ रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं,
अगर इस पॉइंट पे आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो सारा कुछ पहले बहुत बार निगोशिएट करना पड़ता है, उसके बाद वो कैबिनेट पास लाया जाता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये बेसिकली परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाती है। परमानेंट क्यों? क्योंकि ये जो बेसिकली आप देखेंगे तो इनको इलेक्शन नहीं कुछ फेस करना होता है। एक बार आप एग्जाम दे करके आप रिक्रूट होते हैं, उसके बाद फॉर फिक्स टर्म बेसिकली रिटायरमेंट एज तक आप जो है सर्विस के पार्ट होते हैं। अदरवाइज अगर को हटाया नहीं जाता है तो एक तरह से उसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इनको सिविल सर्विस भी कहा जाता है। असाइन द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसीज। तो जब आप रिक्रूट होते हैं तो बेसिकली आप फील्ड पे रहते हैं लोअर लेवल पे, तो आप इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं पॉलिसी का। जैसे जैसे आप रैंक ऊपर होते जाता है, आप ऊपर मिनिस्ट्री में बैठते हैं, उसके बाद आपको पॉलिसी मेकिंग में आप एक पार्ट होते हैं और आप मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं कि भाई ये पॉलिसी हम जो लेके आना गवर्नमेंट की का प्रायोरिटी है, ये पॉलिसी लेके आना, उसमें कैसे कैसे हम क्या क्या कानून डालें, क्या क्या क्लॉजेस डालें, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, वो सारा कुछ आप डिस्कस करते हैं मिनिस्टर के साथ या बाकी जो एक्सपर्ट मेंबर के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेचर का जो पॉलिसी है उसको ब्यूरोक्रेसी को आपको फॉलो करना ही है। आप अगर नहीं फॉलो करते तो आप बेटर यू टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रल। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी पार्टी या मिनिस्ट्री या किसी पार्टी के सपोर्ट में आपको नहीं होना है, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना है। इसका मतलब विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन ऑन पॉलिसी मैटर। तो कोई भी पॉलिसी मैटर से पॉलिटिकल पोजीशन आपको नहीं लेना है, राइट या लेफ्ट। आपको जो बेसिकली जो पॉलिसी है उसको आपको मानना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे हमने देखा पॉलिसी ड्राफ्ट करने में भी उनका है, सीनियर मेंबर्स का होता है। बेसिकली सीनियर मेंबर ड्राफ्ट करते हैं पॉलिसी, तो जूनियर मेंबर जो फील्ड ऑफिसर्स होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है या फीडबैक देती है उसके ऊपर में। इंडियन ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पे बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट सर्विसेज जो डिफरेंट स्टेट का अपना सर्विसेज है, इम्प्लॉय ऑफ लोकल गवर्नमेंट के भी होते हैं, एंड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ रनिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो PSUs के स्टाफ होते हैं। ये सारा कुछ बेसिकली ब्यूरोक्रेसी का एक तरह से पार्ट है। फॉर इफिशियंसी एंड मेरिट इन पार्शियल रिक्रूटमेंट होता है आपका। आप देखेंगे जैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए यूपीएससी रिक्रूट करती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर्स का टर्म जो फिक्स होता है, और स्टेट PCS भी होते हैं, PSC होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो वहाँ की स्टेट लेवल ऑफिसर को रिक्रूट करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज इंश्योर्ड एज द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय फॉर अ फिक्स्ड टर्म एंड कैन बी रिमूव्ड थ्रू इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उनका रिमूवल और जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट और फिक्स्ड टेन्योर के लिए वो अपॉइंट होते हैं। उनको रिमूवल भी उनका जो टफ होता है, ऐसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। इस कारण से वो इम्पार्शियल बॉडी है और इसीलिए जो वो रिक्रूट करेगी बेसिकली वो एफिशिएंसी और मेरिट देखकर ही रिक्रूट करेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, तो ये कैसे इंश्योर हो रहा है भाई? तो रिजर्वेशन हम दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में। आपका SC ST के लिए है, वीकर सेक्शन के लिए है, वीमेन को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये इसलिए ताकि हर सेक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन हो ब्यूरोक्रेसी में। रिजर्वेशन है ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर वीमेन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज। अदर बैकवर्ड का देखा हमने। उसके अलावा अभी हमें देखा था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया कुछ सीट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में। दिस इंश्योर दैट ब्यूरोक्रेसी वुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड सोशल इनइक्वलिटीज विल नॉट कम इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ऐसा नहीं लगे कि भाई ना किसी एक कास्ट या ग्रुप या सेक्शन का ही के लोग ही ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं तो डिसीजन मेकिंग या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं होगा, ऐसा लोगों को नहीं लगे। इसके लिए रिजर्वेशन रखा गया है ताकि हर जो समाज के लोग जो है ब्यूरोक्रेसी में और मिनिस्टरशिप में तो अलग से हैं ही, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट हो सके और डिसीजन मेकिंग को एक इम्पार्शियल तरीके से लोग देखें। तो ये क्लासिफिकेशन जैसे हमने देखा, ऑल इंडिया सर्विस आपका 3 है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और सेंट्रल सर्विसेज में आपका हो गया अलग अलग सर्विसेज होती है, जैसे कि फॉरेन सर्विस हो गया, IRS हो गया, कस्टम्स हो गया आपका। और स्टेट सर्विसेज में जो स्टेट गवर्नमेंट जो रिक्रूट करती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, स्टेट पुलिस सर्विसेज हो गए, सेल्स टैक्स हो गया, टैक्स ऑफिसर्स हो गए। तो ये अलग अलग कैटेगरी है बेसिकली सिविल सर्विसेज का इंडिया में। IAS and IPS officer assigned at particular state where he or she works under the supervision of the state government। तो IAS IPS जो ऑल इंडिया सर्विसेज है या फिर IF इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आप देख लें,
इनको एक स्टेट कैडर मिला जाता है, इसके स्टेट में ही वो अपना सर्व करते हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या दूसरे स्टेट में भी डेपुटेशन पे जा सकते हैं बेसिकली, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टेट में भी सर्व करते हैं। लेकिन ये अपॉइंटमेंट इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, यूपीएससी के थ्रू, एंड दे कैन गो बैक टू द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में वापस जा सकते हैं, डेपुटेशन में बहुत बार जाते हैं, आप देखते होंगे। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। तो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिफर करना पड़ता है स्टेट को। Only if democratically elected government controls the bureaucracy, some of these problems can be effectively handled. On the other hand, too much political interference turns bureaucracy into instrument of in the hands of politicians. तो ये ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण भी ये खराब हो सकता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की गई है बेसिकली रिक्रूटमेंट के केस में। और सर्विस टेनियर भी आप देखें तो फिक्स टेनियर है उनका, ट्रांसफर हो सकता है लेकिन आप उनको हटा नहीं सकते हैं बेसिकली बिना न किसी कारणवश के, उनका हटाने का भी एक प्रोसीजर है। तो ये इसलिए रखा गया ताकि वो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मिनिस्टर्स है, उनको आप डिसीजन को तोड़ मरोड़ नहीं सके, उस चीज़ को उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, इसलिए इनको इम्पार्शियल रखा गया है। और जरूरी भी है ब्यूरोक्रेसी को इम्पार्शियल रहना, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 4, आज तीसरा वीडियो है, इसी का चैप्टर 4 खत्म हो गया आपका। आगे के वीडियो लेक्चर चैप्टर 5 देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। और जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।